मैं डॉक्टर सीमा गौतम। कहाँ से हैं आप? सहजनवा ब्लॉक में मैं सहायक अध्यापक के पद पे कार्य कर रही हूँ और इस प्रोटान संगठन में मैं मंडल उपाध्यक्ष के पद पे कार्य कर रही हूँ। आज किस मांग को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं? आज हम लोग इसी मांग को लेके हैं कि ये जो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हैं, जो एक समय ऐसा था कि नियम आया था कि हर गांव में विद्यालय खोले जाएंगे, हर गरीब बच्चा पढ़ेगा, कोई शिक्षा छूट न पाए, हमारा संकल्प टूट न पाए, ऐसा नारा दिया जा रहा था। लेकिन आज वही विद्यालय है जो मर्ज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, जो गरीब बच्चों का जो अधिकार छीना जा रहा है, जो उनका सपना छीना जा रहा है, जो विद्यालय मर्ज किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे बीएसए सर को बीएसए सर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये शर्मनाक विषय है कि 2025 में जब स्कूल बढ़ने चाहिए, आबादी बढ़ रही है, स्कूल बंद करने का आदेश आता है। यह दर्शाता है कि किस मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं गद्दी पे। हर एक बैठे अधिकारी से, नेता मंत्री से ये सवाल है कि कब सुधरेंगे हम, अब कितना पीछे जाएंगे हम। मान लीजिए स्कूल मर्ज हो रहा है, 1986 शिक्षा नीति के तहत ही प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक गाँव में खोले गए और साथ ही साथ अध्यापकों की कमी के कारण उस समय यथास्थिति को देखते हुए ग्राम सभा से ही 2 अध्यापकों की नियुक्ति की गई, जिसका पद दिया गया शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र की नियुक्ति ग्राम स्तर से ही हुआ है। अगर ग्राम के स्कूलों का, जो भी ग्राम सभा है उनके स्कूलों को किसी 3rd स्कूल में हम मर्ज कर देते हैं तो क्या शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा या उसके लिए कोई नियम बनाया जाएगा? यदि नियम नहीं बनाया गया, उसके पहले अगर स्कूल बंद होते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्र, अनुदेशक भी इसमें आ जाएंगे और रसोइयाँ जो पूर्ण रूप से ग्राम सभा के लिए काम कर रही हैं, इन लोगों की आजीविका पर बहुत बड़ा गहरा संकट उत्पन्न होने वाला है, जिसको सरकार को सोचनी चाहिए। बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि पुरानी फिल्मों में आपने एक बात सुनी होगी कि सरकार माई बाप होती है, माई बाप सरकार। तो जो सरकार होती है वो देश की जनता की माँ और बाप दोनों होती है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश के हर एक नागरिक का ख्याल रखना। मैं कहना चाहूँगा, मैं जब से मर्जिंग का आदेश आया है तो दिमाग में बातें ये चल रही थी। पहला आर्टिकल 21 जो हमें जो है अधिकार देता है पढ़ने का। हमारे छोटे बच्चे हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्शंस के अंदर, जिनके पैर भी छोटे होते हैं, हाथ भी छोटे होते हैं, चलने में उनकी दूरियाँ होती है। ये कॉन्सेप्ट आया था कि बच्चों को बहुत दूर नहीं भेजना चाहिए स्कूल से, और ख़ासकर बच्चियों के मामले में देखा जाए तो जो बच्चियाँ अभी आज़ादी के हमारे 75 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, जिनको पढ़ने का भी तक नहीं मिल पाया था किसी वजह से, अगर सरकारी स्कूल वहाँ पर आ पाए, उनके गाँव में आ पाए, तो उन्होंने पढ़ करके हम लोगों ने आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वो लड़कियाँ आज उन्होंने झंडा फहरा दिया हर क्षेत्र में। उनसे अगर वो शिक्षा का अधिकार भी इस तरह से छीन लिया जाए तो हमारे गांव की बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? ठीक है। ये दूसरा प्रश्न ये सर कि ये उठता है कि अगर हम लोगों ने मर्जिंग करा दिया और एक विद्यालय से हमारे और भी स्टाफ इकट्ठे एक ही जगह पे आ जाते हैं, चाहे रसोइया हुए, चाहे अनुदेशक हुए, चाहे तमाम लोग हो जाते हैं, तो उनके डायरेक्टली उनके सीधे उनके पेट पे या उनके रोजगार पे असर पड़ता है। तो सर कहीं ना कहीं से ये चौतरफा एक अटैक है एक तरह से, जो है शिक्षा व्यवस्था को जो है पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो है। एक तरफ तो इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हम टेट कर लेंगे, बेट करेंगे, सेट करेंगे, बीएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, शिक्षक बनेंगे, नौकरी मांगेंगे, तो सरकार स्कूलें बंद कर दे रही है। न स्कूल रहेगा न नौकरी रहेगी। जैसे कहा गया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट किया जा रहा है कि स्कूल ही ख़त्म कर देंगे, नौकरी मांगना तो दूर की बात है। जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो नौकरी मांग ही नहीं पाओगे। इसके लिए सर मैं ये भी कहूँगी एक शब्द कि जो शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम है, चाहे वो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में हमको प्रोवाइड कराए गए हैं कि शिक्षा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सरकार प्रोवाइड कराएगी, ये प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। उसी के साथ साथ 2009 का जब अधिनियम आता है आरटी एक्ट, उसमें भी शिक्षा को बाल अधिकार का मौलिक अधिकार दिया गया। उसके साथ साथ 2005 में जो राष्ट्रीय अधिकार आयोग है, उसके अंतर्गत भी बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा पर पूर्ण रूप से सरकार कार्य करेगी। तो आखिर में जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आजकल हम बेसिक को उठाकर देखा जाए तो अधिकतर बच्चे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति या बालिकाएं ही उसमें नामांकन है। तो ये बालिकाएं या जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जनजाति वर्ग के लोग हैं, इनके शिक्षा पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा और ये शिक्षा के जो बाल अधिकार हैं उससे प्रभावित हो जाएंगे ये बालक, और ये ड्रॉप आउट हो जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि आज हम जब जा कर के काम करते हैं गाँव में, तो जो जीविकापार्जन की सबसे बड़ी समस्या है कि भाई बच्चा घर देख रहा है
तो माँ रुपाई कर रही है, बाप जा कर के काम कर रहा है। तो यथा स्थिति हम लोग जा के बच्चों को बुला करके शिक्षण कार्य कर तो देते हैं, लेकिन अगर हमारे जो कॉम्प्लेक्स स्कूल की जो दूरी निर्धारित की गई है 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर एरिया में ये स्कूल बनाए जाएंगे। ये बनता है कि जब बच्चे 1 किलोमीटर की दूरी पे नहीं जा पा रहे थे तो क्या 5 किलोमीटर की दूरी पे जा पाएंगे? कहीं से भी सरकार का कोई भी बैठा व्यक्ति या फिर कोई भी मंत्री अधिकारी इस पे सोचे, विचार करे कि जो 500 मीटर 1 किलोमीटर पे नहीं जाता तो वो 5 किलोमीटर कैसे जाएगा? उसमें भी सर स्कूलों की जो नामांकन संख्या निर्धारित की गई है कि 450 संख्या अगर होती है तो कंपोजिट स्कूल बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री जी के नाम पर, और अगर 1500 संख्या होती है तो वहाँ पर इंटर कॉलेज की स्कूलों की स्थापना की जाएगी। न कि स्कूलों को बंद करके और ये स्कूल जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलपमेंट किए जाएंगे। मुझे बस यही कहना था सर। और सर एक बात ये है कि इसका उपाय यही नहीं कि विद्यालय को मर्ज कर दिया जाए। मान लीजिए आज जो गांव-गांव में विद्यालय है उसको मर्ज कर दिया जा रहा है कि चलिए कई विद्यालय मिला के 4 किलोमीटर की दूरी पे एक विद्यालय बनाया जाएगा, सब बच्चे वहाँ आएंगे। तो जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके दिमाग पे गलत मैसेज जाएगा कि अरे यही बेसिक के शिक्षक तो हैं, यहाँ नहीं पढ़ा रहे थे तो विद्यालय बंद हो गया, अब वहाँ वही शिक्षक गए हैं तो वहाँ भी तो यही होगा, आज नहीं तो कल वो भी बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे उनकी मानसिकता हो जाएगी कि वहाँ भी भेजना वो बंद कर देंगे कि इसी के नाम पे। तो पता चलेगा कि यहाँ शिक्षा बच्चे कम हुए, फिर मानसिकता यही हुआ कि अरे बच्चे वहाँ अभी गए हैं, वहाँ भी नहीं पढ़ाई होगा, फिर वो भी बंद हो जाएगा विद्यालय, तो वहाँ भी भेजना बंद कर देंगे। तो पता चले जाएगा कि नामांकन वहाँ भी कम हो जाएगा और वो भी स्कूल बंद कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे कंडीशन ऐसा होता जाएगा कि धीरे धीरे जितने भी जो प्राथमिक विद्यालय हैं सारे बंद कर दिए जाएंगे। हम इंटर तक शिक्षा प्राइवेट देंगे तो फिर हम हायर एजुकेशन को सरकारी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, और तब हमारा बच्चा हाई लेवल का एजुकेशन प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। उसका एक विद्यालय में जो चारों दिशाओं में प्राइवेट विद्यालय खोले गए हैं, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय खोले गए हैं, जो विद्यालय का मान्यता दिया भी गया है वहाँ पे ना विद्यालय का मानक कोई है, न कोई प्रशिक्षित अध्यापक है। वैसे विद्यालय को आंख बंद करके मान्यता हम क्यों दें? अगर उस चीज़ पे हम रोक लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सरकारी विद्यालय में जो परिषदीय विद्यालय है नामांकन संख्या निश्चित बढ़ेगा। जी मैम, क्या कुछ आप भी कहना चाहेंगी? आपका नाम मैम? सर मेरा नाम कुसुम लता है, मैं गोरखपुर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। मर्जिंग पे क्या कहना चाहेंगे जो सरकार? सर मर्जिंग पे मुझे ये कहना है कि अगर हमारे प्रत्येक गांव के जैसे विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा तो सर इससे हमारी जो आर्थिक और जो बच्चों का बौद्धिक विकास है सर, बहुत कुछ हमारे समाज पर इसका बुरा असर होगा। क्योंकि अगर एक गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो वो अपने घर की गरीबी को कभी मिटा नहीं पाएगा। एक छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप किसी तरह प्राइमरी स्कूल में, गांव के प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं, लेकिन अगर वही जो हमारा प्राइमरी स्कूल है अगर मर्ज हो गया, कहीं दूर दराज जैसे स्थापित कर दिया गया, तो हम किसी तरह मजदूरी करके सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल भी मर्ज के नाम पर हटा दिया जाएगा तो हमारे गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे असुरक्षित, क्योंकि हमारा जो सामाजिक स्तर की सुरक्षा है बच्चों के प्रति, बच्चों को सुरक्षित अभिभावक अगर नहीं महसूस कर पाएंगे तो वो कहाँ दूर दराज भेज पाएंगे। अगर गांव में विद्यालय है तो आराम से बच्चों को भेजते थे, लेकिन अगर मर्ज हो गया विद्यालय, कहीं दूर दराज अगर बच्चों को जाना पड़ेगा तो वो नहीं जा पाएंगे, है ना। बहुत बड़ा सवाल है कि जो बच्चे 1 किलोमीटर की दूरी पे नहीं जा सकते थे वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे कैसे जाएंगे? सर क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। सर मेरा नाम प्रदीप पासवान है, प्रोटॉन संत का मैं जिला महासचिव गोरखपुर से हूँ। सर मर्जिन पर मेरा कहना यह है कि जिस समय हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय थी, कहा जाता था एक गरीब देश है, आज हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हमारी जापान को बराबरी दे रहे हैं, जापान को हम टक्कर दे रहे हैं, चीन को टक्कर दे रहे हैं, अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। स्कूल बंद करके गुरुकुल पद्धति से दे देंगे। पहले हम सबको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन किस रूप में टक्कर दे रहे हैं? कहा जाता है कि जब तक हम एक छोटे जैसे शिक्षा जो है, शुरू से शिक्षा पद्धति है हमारी, जो बेसिक शिक्षा पद्धति है, हम जब तक बेसिक शिक्षा को मिटाकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। जब हमारा देश गरीब था, हम लोग गरीब थे, हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तब हम गांव-गांव जाके ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के तहत एक गांव में स्कूल खोलें। हम अनपढ़ से शिक्षित हुए, आज हम कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? आज हमारे देश की स्थिति ये हो गई है कि हम प्राइमरी विद्यालयों को मिटाने पर लगे हुए हैं।
पारसनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था पे, और यहाँ पे जो शिक्षक लोग मर्जिंग के विरोध में आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सरकार की वर्तमान नीति आई है शिक्षा की नीति। देखिए, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में आई थी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उस समय डॉक्टर DS कोठारी आयोग बना था, जो 1964 से 1966 तक जो है इस पे कार्य कर रहा था कि कैसे जो है शिक्षा को जो सामान्य जनता को, सामान्य जो हमारी जो वो ग्रामीण जनता है, जो बच्चे हैं, उनको कैसे जन जन तक जो है शिक्षा। तो DS कोठारी ने इस पर 2 साल तक कार्य किया। उसने DS कोठारी की संस्तुति पे बाद में इंदिरा गांधी के समय में 1968 का जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। परिवारों के बच्चे, आम जनता तक जो बाबा साहब का वो था कि मूल अधिकार जो है शिक्षा, तो उसको उन्होंने जो ये नया नियम लाया है, ये तो शिक्षा का बाजारीकरण कर देगा, ये निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए है। ये हम गरीब परिवारों के, निर्धन परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के एक साजिश के तौर पे देखा जा रहा है। मैं किसी दल का, किसी राजनीतिक दल का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी सत्ता पक्ष का, सत्ताधारी का विरोधी नहीं हूँ, किसी राजनेता का विरोधी नहीं हूँ, मैं नीतियों की खामियों का विरोधी हूँ। मुझे इस नीति में बहुत सी खामियाँ नज़र आ रही हैं। और यह नीति तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले था कि अनपढ़ से शिक्षित बनो, अब शिक्षित से अनपढ़ बनो। इसको में ले जा रहे हैं, वो वैदिक परंपरा में ले जा रहे हैं। और गाहे बगाए अभी कुंभ में हमने सुना कि ऋषि परंपरा क्या थी? आप शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय ऋषि परंपरा की बात कर रहे हैं। कहते गुरुकुल चलता था। आपकी नीतियों को देख के तो हमको यही लग रहा है कि आप हमारे आम आदमी के परिवार के बच्चे, निर्धन परिवार के बच्चे, ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, जो अपनी आजीविका से जो परिवार जूझ रहे हैं, उनके बच्चों को आप तो यही चाहते हैं कि जो है ऋषि परंपरा मतलब क्या? मैं आपकी नीतियों को देख करके मुझे तो यही लग रहा है कि आप चाहते हैं कि छाल पहन के हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो है जंगलों में यज्ञ करें, वो बच्चे वहाँ जा कर के जंगलों में रहें। आप जो उनके घर के बगल में स्कूल था, जब आप वहाँ तक उन बच्चों को खींच करके प्रोत्साहित करके नहीं ला पा रहे हैं, जहाँ होना ये चाहिए था कि और जागरूक करना चाहिए था, और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था कि जो जिन परिवारों, निर्धन परिवारों के अशिक्षित परिवार हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे थे। 400-500 परिवार का एक गांव है, ग्रामीण वो है, वहाँ से आप 50 बच्चों को नहीं खींच पा रहे हैं, आप सीधे स्कूल बंद कर दे रहे हैं। स्कूल बंद करना ये तो जमींदारी प्रथा का जो है, पहले जो तालिबानी प्रथा है ये तो, कि समस्या को ही ख़त्म कर दो, समस्या को सुलझाओ मत, उसको ख़त्म कर दो। जो समस्या है उसको समस्या को ही ख़त्म। स्कूल जब ख़त्म कर देंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो नौकरी नहीं मांगेंगे। जो शिक्षा की ज़रूरत है उस पर ही कुठाराघात आप कर रहे हैं। आप उन स्कूलों को ही बंद कर दे रहे हैं। जब बच्चों को 1 किलोमीटर में स्कूल था, बच्चों को आप नहीं जागरूक करके, उन परिवारों को नहीं जागरूक करके बच्चों को नहीं ला पाया, तो आप स्कूलों को ही बंद कर दे रहे हैं। 10 किलोमीटर बाद क्या वो बच्चे जा पाएंगे? या गिरते विमानों या डूबते नाव से आप पहुंचाएंगे उन बच्चों को पढ़ने के लिए? क्या व्यवस्था है ये? बात तो आपकी सही है, गिरते विमानों से या डूबते नावों से पहुंचाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि पहले कंपोजिट विद्यालय हुआ करता था, तो कंपोजिट विद्यालय का मतलब था, जहाँ तक हमें पता है, कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की पढ़ाई हुआ करती थी। इस समय शहर में हर चौराहे पे आप देखेंगे कंपोजिट शराब की दुकानें खुल रही हैं। इस पर क्या कहेंगे पारस जी आप? सरकार को राजस्व चाहिए, सरकार को जिसमें फ़ायदा होगा वो उसी पर केवल फोकस करेगी। जो आम जनता की ज़रूरतें हैं, जो आम जनता की आवश्यकता है, शिक्षा है, रोजगार है, ये इन ज़रूरतों पे ना ध्यान दे करके राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, हमारी कमाई, सरकार की कमाई कैसे, हर चौराहे पे देख रहे हैं ना कंपोजिट शराब, उसको फोकस कर रहे हैं। कंपोजिट सब मिला करके बैठने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था, सारी व्यवस्था आप मॉडर्न कर रहे हैं। है क्या कंपोजिट शराब? के मामले में आप उस मूलभूत अधिकारों का ही हनन कर रहे हैं, शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को आप चाहते हैं कि अनपढ़ जाहिल गंवार बन जाएं, वो जंगलों में जाके छाल पहन के रहें। इस नीतियों से तो यही लगता है। तो ये कंपोजिट शराब की दुकान का मतलब क्या है, थोड़ा सा जनता को बताएं तो। भाई, आप हर बियर्स, इंग्लिश शराब, जो ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक जगह आम जो पीने वाले हैं, जो उनको कोई दुश्वारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो, पहले खोजना पड़ता था। पीना हो तो वो बिना किसी समस्या के आप खट से जो है आपके शराब की दुकान तक आ जाए। पहले खोजना पड़ता था। जमा पूंजी, अपने परिवार की जमा पूंजी, अपने परिवार का भविष्य चौपट करके आके दारू पिए, वो शराब पिए, वो अपने परिवार को मारे पीटे, अपनी पत्नी को पीटे। आप इसी को बढ़ावा देना चाहते हैं? मतलब पहले खोजना पड़ता था, अंग्रेजी है, बियर कहाँ है। शिक्षा आपको जरूरी नहीं लगती है? हाँ। आपको शिक्षा आपको गैर जरूरी जो है वो लग रहा है। ये सरकार थी, कंपोजिट विद्यालय खोली थी, और ये सरकारों ने शिक्षा, ये मूलभूत अधिकारों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। आपने भी आते आते यही किया, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि आप दमनकारी नीतियाँ ला रहे हो।
आपकी नीतियों को देख करके, मैं नीतियों का विरोधी हूँ, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि उन अधिकारियों के जो ये नियम बनाते हैं, कोई मंत्री नियम नहीं बनाता है। हाँ, यही ISPCS अधिकारी जो सामान्य घरों से चुन करके उन्हीं परिवारों से, उन्हीं समस्याओं से जूझते हुए तैयारी करते हैं, निकलते हैं, वही नीतियों को बनाते हैं और नीतियों की खामियों को नहीं पकड़ पाते हैं और नीतियाँ बनाते हैं, नीतियों की खामियों को उजागर नहीं करते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये नीतियाँ बनती है आम जनता को पीसने के लिए, आम जनता को जो है रौदने के लिए। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता को खूब ढेर सारी कंपोजिट शराब की दुकानें मुबारक हो और सर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, स्कूलें बंद की जा रही है। बस मैं एक शायरी के माध्यम से अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आगे तेज हवा पीछे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो जी हाँ, भारत का नागरिक होने के नाते हर एक देश की जनता के हर एक मुद्दे पे बोलना शुरू करिए, लड़ना शुरू करिए, नहीं तो आपसे बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी। आने वाली पीढ़ियाँ कहेंगी कि गूंगी थी, मतलब सिर्फ जितना बुरा कह सकती कहेंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आनंद राव